नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती है जो खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिल और दिमाग में चलती रहती है? क्यों कुछ किरदार हमसे बिछड़ने के बाद भी अपनों से ज्यादा अपने लगने लगते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो कहानियां कहीं न कहीं हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है। यह चैनल सिर्फ कहानियां सुनाने का मंच नहीं है। यह उन अधूरे सपनों की आवाज है जो कभी हालातों की वजह से टूट गए। यह उन रिश्तों की कहानी है जो प्यार से शुरू हुए और खामोशी में खत्म हो गए। यहाँ आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनमें हीरो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। वो भी गलतियां करता है, हारता है, टूटता है, लेकिन फिर उठता है और अपनी किस्मत से सवाल करता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे गरीबी से अमीरी तक का सफ़र, धोखे से सीख तक की कहानी, प्यार से बदले तक का दर्द और उस इंसान की जंग जो पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है और यही मोड़ हमारी कहानियों की जान है। यहाँ हर कहानी धीरे धीरे खुलेगी, हर सच एक एक करके सामने आएगा और जब आपको लगेगा कि अब सब समझ आ गया है, तभी कहानी आपको एक नए सवाल के सामने खड़ा कर देगी। ये कहानियाँ आपको सिखाने नहीं आई है बल्कि महसूस कराने आई है, ताकि आप इन किरदारों में खुद को देख सकें, अपनी हार, अपना प्यार और अपनी उम्मीद। कभी आप किसी किरदार से नफरत करेंगे तो कभी उसी के लिए आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यह वो दुनिया है जहाँ हर चेहरा अपना सच छुपाए बैठा है, जहाँ मुस्कान के पीछे दर्द है और खामोशी के पीछे तूफान। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहानी को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसमें खो जाते हैं, जिन्हें रहस्य, रोमांस, थ्रिल और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई दुनिया खोलेगा, हर एपिसोड आपको अगले एपिसोड के लिए बेचैन करेगा और हर कहानी आपके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाएगी। तो हेडफोन लगाइए, खुद को इस सफ़र के लिए तैयार कीजिए और उस दुनिया में कदम रखिए जहाँ शब्द जिंदा हो जाते हैं और कहानियाँ सांस लेने लगती है। स्वागत है आपका इस कहानी की दुनिया में, जहाँ हर मोड़ पर एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। रात के 11 बजे ठंडी हवा दिल्ली की सड़कों पर बह रही थी। आदित्य, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक औसत स्टूडेंट, अपनी पुरानी बाइक पर फूड डिलीवरी कर रहा था। दिन में वो क्लास में पीछे वाली बेंच पर बैठता, ज्यादा सवाल नहीं पूछता और भीड़ में खोया रहता। लेकिन रात में वही लड़का दिल्ली की हर गली, हर रास्ता पहचानता था। उसके फोन पर नया ऑर्डर आया, प्रायोरिटी डिलीवरी 30 मिनट्स। आदित्य ने हेलमेट पहना और बाइक तेज कर दी। उसे पैसों की जरूरत थी, क्योंकि घर पर पापा की दवाई, छोटी बहन की फीस और खुद का खर्च सब उसी पर था। डिलीवरी लोकेशन एक बड़ी कोठी थी। गेट खुला और अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए। तुम पढ़ते भी हो? उन्होंने अचानक पूछा। आदित्य थोड़ा चौंका। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम। बुजुर्ग मुस्कुराए। मेहनती लगते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो? आदित्य ने हल्की हंसी में कहा, सर, कौन नहीं चाहता। उन्होंने एक कार्ड दिया, कल इस एड्रेस पर आना। अगले दिन आदित्य पूरा दिन सोचता रहा, जाए या नहीं, लेकिन शाम को वो उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप का ऑफिस था। बुजुर्ग आदमी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, मैं देख रहा था तुम हर डिलीवरी टाइम से पहले कर रहे थे। ऐसे लोग कंपनी चलाते हैं, सिर्फ जॉब नहीं करते। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं, ट्रेनिंग देना चाहता हूं। अगर मेहनत की तो 5 साल में अपनी कंपनी चला सकते हो। उस रात आदित्य अपनी छत पर बैठा था। पहली बार उसे लगा, शायद औसत होना उसकी कहानी का अंत नहीं, शायद वही उसकी शुरुआत है। उसने फोन खोला, डिलीवरी ऐप हटाया और नोट्स ऐप में लिखा, एक दिन अपनी कंपनी बनानी है। आसमान में चांद चमक रहा था और पहली बार आदित्य की आंखों में भी चमक थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में सबको लगता था कि आदित्य की लाइफ सिंपल है, लेकिन एक चीज थी जो उसकी जिंदगी को खास बनाती थी, रिया। रिया उसकी क्लासमेट थी, तेज, कॉन्फिडेंट और थोड़ी जिद्दी। 2 साल पहले लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करते करते दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। आदित्य उसके लिए रात की डिलीवरी के बाद भी टाइम निकालता था। रिया हमेशा कहती, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उस दिन रात को आदित्य फिर डिलीवरी कर रहा था। फोन पर ऑर्डर आया, फार्मेसी डिलीवरी अर्जेंट। उसने पैकेट उठाया, देखा तो अंदर कॉन्डम था।
वो बस चुपचाप बैग में रखकर लोकेशन की तरफ चल पड़ा। उसके लिए ये सिर्फ एक और डिलीवरी थी। लोकेशन एक अपार्टमेंट थी। रात के 10:30 बज रहे थे। आदित्य ने बेल बजाई। अंदर कुछ हलचल हुई, जैसे कोई जल्दी में हो। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और आदित्य का दिल रुक गया। दरवाजे के पीछे रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था। कमरे के अंदर एक अनजान लड़का खड़ा था। कुछ सेकंड पूरा वक्त जैसे रुक गया। रिया बोली, आदित्य, तू यहां? आदित्य ने बिना कुछ बोले पैकेट आगे कर दिया। उसकी आंखें सिर्फ रिया को देख रही थीं, जैसे जवाब ढूंढ रही हों। उसने पैसे लिए और बिना कुछ कहे मुड़ गया। सीढ़ियां उतरते वक्त उसके कानों में बस रिया की आवाज गूंज रही थी, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बाहर आकर उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के साथ कुछ और भी था, जिद। उसने बाइक स्टार्ट की और धीरे से खुद से बोला, अब सच में बड़ा बनना है। उस रात आदित्य का दिल टूटा जरूर, लेकिन उसी रात उसका फोकस और मजबूत हो गया। 3 दिन हो चुके थे। आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। न दोस्तों से बात, न क्लास में ध्यान, ना ही किसी चीज में दिल। वो अपने कमरे की छत को देखता हुआ घंटों बैठा रहता। उस रात भी वो अपने छोटे से कमरे में चुपचाप बैठा था। टेबल पर अधूरी किताबें और कोने में पड़ा डिलीवरी बैग। फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा वाइब्रेशन। झुंझलाकर उसने फोन उठाया। SMS नोटिफिकेशन, 1 अरब रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आदित्य कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रह गया। उसे लगा ये कोई मजाक है। उसने तुरंत बैंक ऐप खोला। अवेलेबल बैलेंस 1,34,34,05,660 रुपए। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसी वक्त फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कॉल उठाया। हेलो, आदित्य? आवाज भारी और शांत थी। जी, आप कौन? जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। आदित्य चुप। आवाज फिर बोली, ये पैसे तुम्हारे हैं। ये कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं हो। आदित्य की सांस रुक गई। आज से तुम एक गेम का हिस्सा हो, जहां या तो तुम साम्राज्य बनाओगे या सब खो दोगे। कॉल कट। कमरे में सन्नाटा। आदित्य धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। कल तक वो टूटा हुआ लड़का था। आज उसके अकाउंट में 100 करोड़ थे, लेकिन पहली बार उसे पैसों से ज्यादा डर लग रहा था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। न्यू मैसेज, कल सुबह 10 बजे तुम्हें सच पता चलेगा। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की रात वैसी ही थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। सुबह के 9:30 बजे आदित्य पूरी रात सो नहीं पाया था। 100 करोड़, वो रहस्यमयी कॉल, और आज सुबह 10 बजे मिलने का मैसेज। वो तय एड्रेस पर पहुंचा। एक बहुत बड़ा बंगला, जिसके बाहर सिक्योरिटी, लग्जरी कारें और बड़े बड़े गार्ड खड़े थे। आदित्य अंदर गया। दिल तेज धड़क रहा था। हॉल के बीचों बीच वही बुजुर्ग आदमी बैठे थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले उसे कार्ड दिया था। आदित्य ने पूछा, ये सब क्या है? बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराए। अब सच जानने का वक्त आ गया है। उन्होंने टेबल पर एक पुरानी फोटो रखी। फोटो में एक औरत और उसकी गोद में छोटा बच्चा। ये तुम्हारी माँ है और ये बच्चा तुम हो। आदित्य की आंखें फैल गईं। तुम मल्होत्रा ग्रुप के असली वारिस हो। कमरा जैसे घूम गया। तुम्हारे पापा ने फैमिली से लड़कर शादी की थी, इसलिए उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा दूर से देखता रहा। आदित्य की आवाज कांप रही थी। आप कौन हैं? बुजुर्ग खड़े हुए। मैं तुम्हारा दादाजी हूं। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें परख रहा था। क्या तुम मेहनती हो? क्या तुम लालची नहीं हो? क्या तुम टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हो? उन्होंने गहरी सांस ली। तुमने हर टेस्ट पास किया। आदित्य चुप खड़ा था, जैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल रही हो। आज मेरा जन्मदिन है और मैं आज सबके सामने तुम्हें अपना वारिस घोषित करूंगा। आदित्य ने धीरे से पूछा, कितनी प्रॉपर्टी है? दादाजी हल्का सा हंसे। करीब 1000 करोड़ से ज्यादा। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम, जन्मदिन पार्टी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया और फैमिली मेंबर्स मौजूद थे।
दादाजी स्टेज पर आए। आज मैं अपने असली वारिस को सबके सामने लाना चाहता हूं। पूरा हॉल शांत। ये है मेरा पोता आदित्य। लाइट्स उसकी तरफ गईं। लोग हैरान, कुछ खुश, कुछ गुस्से में। आदित्य स्टेज पर चढ़ा। दादाजी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से ये सब तुम्हारा है। तालियां गूंजी, लेकिन कुछ चेहरों पर नफरत साफ दिख रही थी। उसी वक्त भीड़ में खड़ा एक आदमी फोन पर बोला, प्लान शुरू करो, वारिस मिल गया है। उस रात आदित्य सिर्फ अमीर नहीं बना था, वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुका था जहां पैसा, ताकत और दुश्मन सब साथ आते हैं। शाम, दादाजी की ग्रैंड बर्थडे पार्टी। बड़े होटल के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और बड़े लोग अंदर जा रहे थे। उसी गेट पर आदित्य अपनी सिंपल नीली शर्ट और काली पैंट में खड़ा था। उसने गहरी सांस ली। यही है वो दुनिया। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ा, सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ आगे कर दिया। गार्ड, ओए कहाँ जा रहा है? आदित्य, अंदर, पार्टी में। गार्ड हंसते हुए, इनविटेशन दिखा। आदित्य थोड़ा रुका। उसके पास फिजिकल कार्ड नहीं था। आदित्य, मैं गेस्ट हूं। गार्ड, तू गेस्ट? भाई ये कोई शादी का टेंट नहीं है, समझा? चल हट साइड में। पास खड़े दूसरे गार्ड ने कहा, लगता है डिलीवरी वाला इधर घुसने आ गया। दोनों हंसने लगे। आदित्य की मुट्ठी भींच गई, लेकिन वो चुप रहा। गार्ड, देख भाई, तेरे जैसे लोग अंदर नहीं जाते, चल निकल। उसी वक्त पीछे से तेज आवाज आई, बस बहुत हो गया। सबने पीछे मुड़कर देखा। ब्लैक सूट में एक आदमी तेज कदमों से आगे आया। दादाजी का असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट, तुम लोगों को पता भी है ये कौन है? गार्ड थोड़ा घबरा गया। सर, ये बिना इनविटेशन घुसने की कोशिश कर रहा था। असिस्टेंट गुस्से में आदित्य के पास आया और हल्का सा सिर झुकाया। सर, आपको बाहर रोक दिया। आई एम रियली सॉरी। गार्ड के चेहरे का रंग उड़ गया। सर? असिस्टेंट मुड़ा और गार्ड पर चिल्लाया, ये इस कंपनी के फ्यूचर ओनर हैं और तुमने इन्हें सड़क का आदमी समझ लिया। गार्ड कांपने लगा। सॉरी सर, गलती हो गई। असिस्टेंट ने सख्त आवाज में कहा, आज से तुम दोनों की नौकरी खत्म। अभी के अभी आईडी जमा करो। गार्ड हाथ जोड़ने लगे। सर प्लीज एक मौका दे दीजिए। असिस्टेंट ठंडे लहजे में, जिस इंसान की इज्जत करना नहीं आता उसे इस जगह काम करने का हक नहीं। चुप्पी छा गई। असिस्टेंट ने आदित्य की तरफ देखा। सर अंदर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आदित्य कुछ सेकंड गेट को देखता रहा, जहां उसे अभी अभी फटीचर कहा गया था। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और अंदर चल दिया। अंदर जाते वक्त उसने सोचा, कपड़े सादे हो सकते हैं लेकिन किस्मत नहीं। होटल गेट पर माहौल अभी भी भारी था। अर्जुन मेहरा गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड्स पर चिल्ला रहे थे। अर्जुन, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? कंपनी के वारिस को सड़क का आदमी समझ लिया। गार्ड दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। गार्ड, सर गलती हो गई, हमें नहीं पता था। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। आईडी कार्ड निकालो, अभी के अभी। आज से तुम लोग नौकरी से बाहर हो। गार्ड के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से शांत आवाज आई, रुकिए अर्जुन जी। सबने मुड़कर देखा। आदित्य आगे आया, चेहरा शांत, आवाज स्थिर। अर्जुन, लेकिन सर इन्होंने आपकी बेइज्जती की है। आदित्य ने गार्ड्स की तरफ देखा। वे नीचे नजर करके खड़े थे। आदित्य, इन्होंने मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को जज किया है और ये गलती हम सब कभी ना कभी करते हैं। सब चुप। गार्ड आंखों में पानी। सर हमें माफ कर दीजिए। आदित्य ने धीरे से कहा। गलती मान ली, वही काफी है। आदित्य हैरान होकर आदित्य को देखने लगे। अर्जुन, सर आप सच में इन्हें माफ कर रहे हैं? आदित्य, हाँ, अगर आज इन्हें निकाल दिया तो इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का घर टूटे। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। गार्ड की आंखों में आंसू आ गए। गार्ड, सर आज से हम जान भी दे देंगे आपके लिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पहली बार सम्मान साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोले, अर्जुन, अब समझ आया साहब ने आपको वारिस क्यों चुना। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो मुझे जानते हैं और मैं लोगों की कीमत समझता हूं। उस पल सिक्योरिटी गार्ड्स, अर्जुन और वहां खड़े बाकी स्टाफ के दिल में आदित्य सिर्फ मालिक नहीं रहा था, वो एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके लिए लोग दिल से काम करना चाहते थे। अंदर जाते वक्त अर्जुन मन ही मन सोच रहा था,
इतनी बेइज्जती के बाद भी इतना शांत, यही असली लीडर की निशानी है। गार्ड्स भी उसे जाते हुए देख रहे थे। अब डर नहीं, सम्मान था। उस रात आदित्य ने कुछ खोया नहीं था, बल्कि बिना कुछ कहे सबका दिल जीत लिया था। ग्रैंड हॉल रोशनी से चमक रहा था। महंगे सूट, डिजाइनर साड़ियां, हाई प्रोफाइल लोग। आदित्य धीरे धीरे अंदर आया। सिंपल शर्ट पैंट, लेकिन चाल में आत्मविश्वास। उसके पीछे अर्जुन मेहरा खड़े थे। जैसे ही आदित्य ड्रिंक काउंटर के पास रुका, पीछे से हंसी की आवाज आई। चाचा विक्रम मल्होत्रा। अरे ये कौन घुसाया? स्टाफ पार्टी साइड उधर है भाई। पास खड़ी उसकी कजिन बहन रिया मल्होत्रा, फैमिली वाली, गर्लफ्रेंड नहीं, हंसने लगी। रिया हंसते हुए, लगता है सिक्योरिटी फिर से सो गई। आदित्य उनकी तरफ मुड़ा, चेहरा शांत। आदित्य, शायद मैं सही जगह पर हूं। चाचा उसे ऊपर से नीचे देखने लगे। चाचा, सही जगह? ये पार्टी मल्होत्रा फैमिली की है, समझे? रिया, और ड्रेस कोड भी होता है, ऐसे कपड़ों में तो ड्राइवर भी नहीं आते। दोनों हंसने लगे। आदित्य बस हल्का सा मुस्कुराया। तभी चाचा की नजर अर्जुन पर गई। चाचा हैरान, अर्जुन, तुम इसके साथ क्यों खड़े हो? रिया भी कंफ्यूज हो गई। अर्जुन सर, आप इसे जानते हो? अर्जुन शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की सख्ती थी। अर्जुन, जी, बहुत अच्छी तरह। चाचा ने बोहे से कोड़ ली। चाचा, कोई नया स्टाफ है क्या? कुछ सेकंड की चुप्पी। आदित्य सब सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक शांत आत्मविश्वास। रिया धीरे से चाचा से, पर अर्जुन सर इसके साथ ऐसे खड़े हैं जैसे ये कोई खास हो। चाचा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। चाचा, तुम हो कौन? आदित्य ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वो जो आज आपकी जिंदगी बदलने वाला है। चाचा और रिया एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सिंपल दिखने वाला लड़का इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कुछ ही देर में पूरे हॉल को सच पता चलने वाला है। उस पल फैमिली के सामने एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, और आदित्य अब भी उतना ही शांत खड़ा था, जैसे उसे पता हो असली पहचान शोर नहीं करती। ग्रैंड हॉल में म्यूजिक धीरे धीरे बंद हो गया। स्पॉटलाइट स्टेज पर गई। आदित्य के दादाजी माइक्रोफोन के सामने खड़े थे। पूरा हॉल शांत। दादाजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं अपने जन्मदिन पर अपने साम्राज्य के अगले वारिस का ऐलान करने जा रहा हूं। भीड़ में हलचल शुरू हो गई। फैमिली सेक्शन में चाचा विक्रम मल्होत्रा का बेटा रोहन मल्होत्रा चेहरे पर बड़ी स्माइल लिए खड़ा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज दादाजी मेरा नाम लेने वाले हैं। उसकी मां धीरे से बोली, देखा, मैंने कहा था ना तू ही वारिस बनेगा। रोहन की आंखों में चमक आ गई। स्टेज पर दादाजी ने आगे कहा, मैं जिस इंसान का नाम लेने जा रहा हूं वो सिर्फ खून से नहीं, काबिलियत से इस जगह तक पहुंचा है। रोहन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहा। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, मल्होत्रा ग्रुप का असली वारिस है मेरा पोता आदित्य। पूरा हॉल सन्नाटा। फिर अचानक शोर, आदित्य, ये कौन है? कभी नाम नहीं सुना, कहाँ है वो? रोहन के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसकी मां शौक में खड़ी रह गई। चाचा विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। भीड़ के पीछे आदित्य खड़ा था, सिंपल कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। अर्जुन उसके पास खड़े थे। अर्जुन धीरे से, सर, टाइम आ गया। आदित्य ने स्टेज की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया। भीड़ अपने आप साइड होने लगी। लोग उसे देख रहे थे। ये यही है? इतना सिंपल? फैमिली सेक्शन में रिया मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया, ये वही लड़का है। चाचा विक्रम की मुट्ठी भिज गई। स्टेज के पास पहुंचकर आदित्य कुछ सेकंड रुका, फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ पूरे हॉल की नजर उसी पर थी। स्टेज पर पहुंचते ही दादाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दादाजी, ये है मेरा असली वारिस। कैमरे फ्लैश होने लगे। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन कुछ चेहरों पर नफरत साफ दिख रही थी। नीचे खड़ा रोहन मन ही मन बोला, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उस पल आदित्य की नई जिंदगी सबके सामने शुरू हो चुकी थी।
पार्टी खत्म होने के बाद होटल के प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के सभी बड़े मैनेजर्स बैठे थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, नया वारिस कैसा होगा। दरवाजा खुला, आदित्य अंदर आया। सिंपल कपड़े, लेकिन अब सबकी नजरों में इज्जत। सभी मैनेजर्स खड़े हो गए। सीनियर मैनेजर, वेलकम सर। आदित्य थोड़ा असहज होकर बोला, प्लीज मुझे सर मत बोलिए अभी। सब एक दूसरे को देखने लगे। मीटिंग शुरू हुई। फाइनेंस हेड, सर कल से हम आपको पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर समझा देंगे। ऑपरेशन हेड, और अगर आप चाहें तो कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आदित्य मैं ऑफिस जरूर ज्वाइन करूंगा, लेकिन अभी फुल टाइम नहीं। कमरे में हल्की हलचल। मैनेजर, मतलब सर। आदित्य, मैं अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और मैं अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगा। सब शॉक। सीनियर मैनेजर, लेकिन सर आप कंपनी के वारिस हैं। आदित्य मुस्कुराया, आदित्य इसीलिए तो पढ़ाई पूरी करना जरूरी है। मैं आधा अधूरा लीडर नहीं बनना चाहता। कमरे में सन्नाटा। आदित्य आगे बोला, सुबह मैं क्लास जाऊंगा, शाम मैं कंपनी का काम सीखूंगा, और जब तक मैं पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा। मैनेजर्स एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे सबके चेहरे पर सम्मान आ गया। फाइनेंस हेड, सर अब समझ आया आपको वारिस क्यों बनाया गया। मीटिंग खत्म हुई। आदित्य बाहर निकला। फोन देखा। क्लास शुरू होने में 25 मिनट। वह तुरंत पार्किंग की तरफ भागा। पीछे मैनेजर्स अभी भी खड़े थे। ऑपरेशन हेड, इतना बड़ा वारिस और अभी क्लास के लिए भाग रहा है। सीनियर मैनेजर हल्की स्माइल के साथ, यही उसे सबसे अलग बनाता है। उधर आदित्य बाइक स्टार्ट कर रहा था। दिल में एक ही सोच, साम्राज्य संभालने से पहले खुद को बनाना जरूरी है। और वह तेज स्पीड से अपनी क्लास की तरफ निकल गया। सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस हमेशा की तरह भरा हुआ था। छात्र, चाय की स्टॉल, हंसी मजाक, सब कुछ पहले जैसा। और उसी भीड़ में आदित्य अपनी बैग लेकर क्लास की तरफ चल रहा था। कल रात वह हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिस बना था, लेकिन आज वह बस एक नॉर्मल स्टूडेंट था। फ्लैशबैक पार्टी के बाहर आदित्य होटल से निकल रहा था। आदित्य अर्जुन से, अर्जुन जी अभी मेरी सच्चाई किसी को मत बताइए। अर्जुन, लेकिन सर, मीडिया, फैमिली। आदित्य, अभी नहीं। मैं चाहता हूं लोग मुझे मेरे नाम से जानें, मेरे पैसों से नहीं। अर्जुन ने सिर झुका दिया। जैसा आप कहें सर। वापस कॉलेज। आदित्य क्लास में एंटर हुआ। उसका दोस्त मनीष चिल्लाया, ओए डिलीवरी किंग, आज लेट क्यों। दूसरा दोस्त हंसते हुए, कल फिर ओवरटाइम किया क्या। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। आदित्य, हाँ भाई, काम था। सब हंसने लगे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस दोस्त को वो चिढ़ा रहे हैं वह अब करोड़ों का मालिक है। क्लास शुरू हुई। टीचर पढ़ा रहे थे।
और आदित्य नोट्स लिख रहा था। लेकिन इस बार उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। ब्रेक में मनीष बोला, भाई, तू बहुत शांत लग रहा है आजकल। आदित्य मुस्कुराया, बस लाइफ कुछ सिखा रही है। क्लास खत्म होने के बाद आदित्य कैंपस के बीच खड़ा था। हवा चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से खुद से बोला, आज से मैं सिर्फ आदित्य नहीं, सीक्रेट वारिस हूं। उस दिन उसने फैसला कर लिया था। दिन में नॉर्मल स्टूडेंट, शाम में करोड़ों के साम्राज्य का फ्यूचर किंग। और उसी दिन से उसकी कहानी का नया नाम पड़ा, सीक्रेट वारिस। क्लास खत्म होने के बाद आदित्य अपने 3 खास दोस्तों के साथ कॉलेज कैफेटेरिया में बैठा था। टेबल पर साधारण थाली और वही पुरानी दोस्ती वाली हंसी। समीर, भाई, आज मेरी तरफ से समोसा। कबीर, ओए पहले पास तो हो जा, फिर ट्रीट देना। रोहित और आदित्य, तू आजकल बहुत सीरियस रहता है। आदित्य बस हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि यहां कोई उसे पैसे से नहीं, दोस्ती से जानता है। तभी कैफेटेरिया का माहौल अचानक शांत सा हो गया। सबकी नजर गेट की तरफ गई। अंदर आई रिया। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ था एक स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट लड़का। ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी और एटीट्यूड साफ दिख रहा था। वह था कार्तिक खन्ना, शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, राजीव खन्ना का बेटा। खन्ना ग्रुप रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टेक इन्वेस्टमेंट में शहर की टॉप कंपनियों में से एक। कार्तिक बचपन से लग्जरी लाइफ में पला था। विदेश में पढ़ाई और अब फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने की तैयारी। कॉलेज में भी सब उसे जानते थे। रिया और कार्तिक पास वाली टेबल पर बैठ गए। रिया की नजर अचानक आदित्य पर पड़ी। कुछ सेकंड दोनों की आंखें मिलीं। आदित्य शांत रहा, जैसे कुछ बदला ही नहीं। कार्तिक ने रिया से पूछा, कार्तिक, तुम जानती हो उसे? रिया थोड़ा हिचकिचाई। रिया, बस क्लासमेट है। आदित्य के दोस्त धीरे से बोले, समीर, भाई, ये वही है ना, तेरी एक्स? आदित्य, पुरानी बात है। उधर कार्तिक ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी नजरों में हल्की घमंड थी। उसे नहीं पता था कि सामने बैठा लड़का उससे भी बड़े साम्राज्य का वारिस है। टेबल पर बैठे आदित्य ने पानी पिया और मन ही मन सोचा, कुछ सच समय आने पर ही सामने आते हैं। कैफेटेरिया में एक टेबल पर नॉर्मल दोस्ती, दूसरी टेबल पर पैसा और पावर, और इन दोनों के बीच बैठा था सीक्रेट वारिस। कैफेटेरिया का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। रिया और कार्तिक अपनी टेबल से उठकर सीधे आदित्य की टेबल की तरफ आ गए। समीर, कबीर और रोहित थोड़े असहज हो गए। कार्तिक हंसते हुए, तो तुम हो रिया के पुराने दोस्त? आदित्य शांत, हाँ, थे। रिया हल्की मुस्कान के साथ, आदित्य अभी भी वही है। कैंटीन का खाना, पार्ट टाइम काम। कार्तिक जोर से हंसा। कार्तिक, भाई, लाइफ में थोड़ा बड़ा सोचो।
ऐसे तो पूरी जिंदगी डिलीवरी करते रहोगे। टेबल पर सन्नाटा। समीर गुस्से में था, लेकिन आदित्य ने उसे हल्का सा हाथ से रोक दिया। रिया तंज मारते हुए, कुछ लोग किस्मत से नहीं, आदत से गरीब रहते हैं। आदित्य बस उन्हें देखता रहा। ना गुस्सा, ना जवाब, बस शांत नजर। कार्तिक फिर बोला, कार्तिक, रिया, चलो यार, यहां बैठकर टाइम वेस्ट हो रहा है। वह मुड़ा ही था कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, डैड कॉलिंग। कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कॉल उठाया। कार्तिक, हेलो डैड। फोन के दूसरी तरफ से तेज आवाज आई, सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कार्तिक का चेहरा सब बता रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। कार्तिक, क्या आज? अभी? रिया घबरा गई। रिया, क्या हुआ? कार्तिक बस फोन सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, कार्तिक, ओके, मैं तुरंत आता हूं। कॉल कट। कार्तिक कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, चेहरा शॉक में। रिया, कार्तिक, क्या हुआ? कार्तिक धीमी आवाज में, कार्तिक, डैड ने तुरंत ऑफिस बुलाया है। और कहा है, आज एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। दूर टेबल पर बैठा आदित्य शांत चेहरा लिए सब देख रहा था। उसे अंदाजा था, दुनिया बहुत छोटी होती है। कार्तिक जल्दी से निकल गया। रिया भी उसके पीछे भागी। टेबल पर समीर बोला, भाई, तू इतना शांत कैसे रहता है? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कुछ जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। उस दिन कैफेटेरिया में किसी को नहीं पता था, बहुत जल्द कार्तिक और आदित्य की दुनिया सीधे टकराने वाली है। कैफेटेरिया का सीन खत्म हो रहा था। रिया और कार्तिक जा चुके थे। आदित्य अपने दोस्तों के साथ वापस बैठ गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था, कोई दूर से ये सब देख रहा था। कैफेटेरिया के कोने में खिड़की के पास खड़ी थी रिया की रूममेट और बेस्ट फ्रेंड अनन्या कपूर। पूरे कॉलेज में उससे सुंदर लड़की शायद ही कोई थी। साफ गोरा चेहरा, शांत आंखें और एक अजीब सा क्लास। अनन्या भी एक बहुत अमीर फैमिली से आती थी। उसके पिता बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वह काफी देर से आदित्य को देख रही थी। कैसे वह मजाक सह गया, कैसे उसने गुस्सा नहीं किया, कैसे वह अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल बैठा रहा। अनन्या मन ही मन सोच रही थी, इतनी बेइज्जती के बाद भी इतना शांत। उसने कई अमीर लड़के देखे थे, एटीट्यूड, घमंड, दिखावा, लेकिन आदित्य अलग था। उसे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वह थी आदित्य की मेहनत, पढ़ाई भी, काम भी, और फिर भी शिकायत नहीं। उसी वक्त अनन्या की दोस्त दूसरी स्टूडेंट बोली, अनन्या, क्या देख रही हो? अनन्या हल्का सा मुस्कुराई, कुछ अलग। उसकी नजर फिर आदित्य पर गई। उसे पहली बार लगा, कभी कभी सादगी सबसे बड़ी ताकत होती है। दूर टेबल पर आदित्य अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई
उसकी कहानी, उसके संघर्ष और उसके असली दिल को इतनी ध्यान से देख रहा है। उस दिन एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी, जहां पैसा नहीं, इंसानियत और मेहनत किसी को किसी के करीब ला रही थी। कैफेटेरिया धीरे धीरे खाली हो रहा था। अनन्या अब भी वहीं खड़ी थी और उसकी नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, आदित्य। असल में अनन्या को आदित्य शुरू से पसंद था। पहले दिन से, जब उसने उसे लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ते देखा था, जब उसने उसे बारिश में भी डिलीवरी करते देखा था, जब उसने देखा था कि वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता। लेकिन जब उसे पता चला कि आदित्य और उसकी रूममेट रिया रिलेशनशिप में हैं, उसने अपनी फीलिंग्स दबा दी, क्योंकि उसके लिए दोस्ती प्यार से बड़ी थी। आज इतना सब देखने के बाद उसका दिल कह रहा था, कम से कम बात तो करो। अनन्या धीरे धीरे आदित्य की टेबल की तरफ चलने लगी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। आज बस नॉर्मल बात करूंगी। उधर आदित्य अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। समीर बोला, चलो भाई, अगली क्लास है। कबीर, और मुझे असाइनमेंट भी देना है। रोहित, चल जल्दी। आदित्य खड़ा हो गया। उसी वक्त अनन्या बस कुछ कदम दूर थी। उसने धीरे से आवाज लगाने की कोशिश की, आदित्य। लेकिन उसी पल आदित्य अपने दोस्तों के साथ मुड़कर कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। अनन्या वहीं रुक गई। उसके कदम जैसे जम गए। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि आज उसने पहली बार अपने दिल की बात मानने की कोशिश तो की थी। दूर कॉरिडोर में चलते हुए आदित्य को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई काफी समय से चुपचाप उसके साथ चल रही कहानी का हिस्सा बनना चाहती है। उस दिन एक प्यार फिर से अधूरा रह गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉलेज कैफेटेरिया से निकलकर आदित्य अपने दोस्तों के साथ पार्किंग की तरफ जा रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, अर्जुन मेहरा कॉलिंग। आदित्य थोड़ा साइड में चला गया। आदित्य, हाँ अर्जुन जी। अर्जुन थोड़ी टेंशन में, सर, अभी एक जरूरी बात बतानी है। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? अर्जुन, खन्ना ग्रुप यानी कार्तिक की कंपनी के शेयर अचानक गिर गए हैं। आदित्य चौंका। कितना? अर्जुन, लगभग 18% नीचे। आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा। अर्जुन आगे बोले, सर, मार्केट में अफवाह है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने अचानक अपने शेयर बेच दिए। आदित्य धीरे से बोला, और हमारा नाम? अर्जुन, अभी तक नहीं आया, लेकिन शक हमारी कंपनी पर जा सकता है। आदित्य ने गहरी सांस ली। आदित्य, अभी कुछ मत करना, मैं खुद देखूंगा। उधर खन्ना ग्रुप ऑफिस। कार्तिक तेजी से अपने पापा के केबिन में घुसा। कार्तिक, डैड, आपने बुलाया था? उसके पापा राजीव खन्ना टेबल पर फाइलें देख रहे थे। चेहरा बहुत टेंशन में था। राजीव खन्ना, कार्तिक,
हमारे शेयर गिर गए हैं। कार्तिक शॉक। कार्तिक? क्या? कैसे? राजीव खन्ना खड़े हुए। राजीव, कल तक सब नॉर्मल था। आज सुबह अचानक बड़े बड़े शेयर बिक गए। कार्तिक घबरा गया। कार्तिक, किसने किया ये? राजीव धीरे से बोले। यही तो पता नहीं चल रहा। कार्तिक कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। अगर ये गिरावट जारी रही तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। उधर कॉलेज पार्किंग में खड़ा आदित्य फोन बंद करके आसमान देख रहा था। उसके चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन था। धीरे से उसने खुद से कहा, गेम शुरू हो चुका है। उस दिन दो बड़े बिजनेस हाउस एक अनजान खेल में उतर चुके थे। और सबसे खास बात, खन्ना फैमिली को नहीं पता था ये तूफान कहां से आया है। कॉलेज पार्किंग। अर्जुन का कॉल कट होने के बाद आदित्य कुछ देर वहीं खड़ा रहा। दिमाग में बिजनेस, शेयर सब घूम रहा था। तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक न्यू मैसेज। फिर तुरंत अनदर न्यू मैसेज। आदित्य ने फोन खोला। पहला मैसेज अननोन नंबर। सर, जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। आदित्य की भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन हो सकता है? उसे समझ नहीं आया। ये वफादारी है या कोई छुपा हुआ खतरा। तभी उसने दूसरा मैसेज खोला और उसे पढ़कर वह सच में शॉक हो गया। दूसरा मैसेज, अनन्या, तुम ठीक हो ना? आदित्य कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहा। वह धीरे से खुद से बोला, ये मुझे मैसेज क्यों कर रही है? उसे याद आया, कैफेटेरिया में अनन्या दूर खड़ी थी। आदित्य ने चैट खोली। मैसेज बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें केयर साफ दिख रही थी। आदित्य के दिमाग में सवाल चलने लगे। क्या उसने कैफेटेरिया वाला सीन देखा? क्या वो बस दोस्त की तरह पूछ रही है या कुछ और? वह रिप्लाई टाइप करने लगा, हाँ मैं ठीक हूं। फिर रुक गया। फोन लॉक कर दिया। कुछ सेकंड बाद फिर फोन खोला और इस बार मैसेज भेज दिया, हाँ मैं ठीक हूं। उधर अनन्या अपने रूम में फोन देख रही थी। जैसे ही रिप्लाई आया उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उधर पार्किंग में आदित्य आसमान देख रहा था। उसने धीरे से कहा, आज बहुत कुछ बदल रहा है। एक तरफ अनजान लोग उसकी रक्षा की कसम खा रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़की बस उसकी फिक्र कर रही थी। आदित्य को नहीं पता था ये दोनों मैसेज उसकी लाइफ को दो अलग रास्तों पर ले जाने वाले हैं। शाम, कॉलेज से घर लौटने के बाद आदित्य अपने कमरे में बैठा था। फोन हाथ में था। स्क्रीन पर अनन्या चैट ओपन। अनन्या, तुम हमेशा इतने सीरियस रहते हो क्या? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। आदित्य, नहीं, बस लोग गलत टाइम पे मिल जाते हैं। अनन्या, तो मैं गलत टाइम पे मिली हूं? आदित्य कुछ सेकंड रुका। आदित्य, शायद सही टाइम पे। कुछ देर बाद दोनों के बीच बातचीत नॉर्मल चैट से आगे बढ़ गई। मजाक, कॉलेज की बातें, बचपन की बातें। अनन्या,
तुम इतना काम और पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? आदित्य, जरूरत सिखा देती है। अनन्या फोन पकड़कर मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था वो आदित्य को धीरे धीरे समझ रही है। दिनों में उनकी चैट रोज होने लगी। गुड मॉर्निंग, क्लास नोट्स, मजाक, छोटी छोटी बातें। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। लेकिन उसी कमरे में आदित्य के दिमाग में एक और चीज चल रही थी। उसने फिर फोन खोला और उस अननोन नंबर वाला मैसेज देखा। जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हम उसे तबाह कर देंगे। आदित्य उस मैसेज को बार बार पढ़ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, ये लोग कौन हैं? मुझे सर क्यों बोल रहे हैं? क्या ये मेरे फैमिली से जुड़े लोग हैं? फोन की स्क्रीन बंद, फिर ऑन, फिर वही मैसेज। उधर अनन्या का नया मैसेज आया। तुम सो गए क्या? आदित्य ने स्क्रीन देखी, हल्का सा स्माइल किया। आदित्य रिप्लाई, नहीं, बस सोच रहा हूं। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि वो सोच रहा था दोस्ती के बारे में नहीं, बल्कि उस अनजान ताकत के बारे में जो उसके पीछे खड़ी थी। उस रात आदित्य दो दुनियाओं के बीच था। एक जहां सच्ची दोस्ती बन रही थी, दूसरी जहां कोई उसके लिए जंग लड़ने को तैयार था और उसे नहीं पता था इन दोनों में से कौन सी दुनिया पहले उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह आदित्य जल्दी उठ गया। रात की उलझनों के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तैयार होकर वो कॉलेज के लिए निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे नया दिन उसके लिए कुछ खास लेकर आया हो। कॉलेज पहुंचते ही उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। अनन्या अपने दोस्तों के साथ खड़ी हंस रही थी। आदित्य उसे देखकर कुछ पल के लिए रुक गया, फिर हिम्मत करके उसके पास चला गया। गुड मॉर्निंग, आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गुड मॉर्निंग आदित्य, अनन्या ने जवाब दिया। आज काफी खुश लग रहे हो। दोनों के बीच धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। पहले क्लास असाइनमेंट और टीचर्स की बात हुई, फिर बातें हंसी मजाक तक पहुंच गईं। समय कब निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला। क्लास खत्म होने के बाद अनन्या ने कहा, वैसे अगर तुम्हें टाइम हो तो हम कैफेटेरिया में मिल सकते हैं। आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं वहीं मिलूंगा। अनन्या मुस्कुराई और अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई। आदित्य उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में हल्की सी खुशी और थोड़ी सी बेचैनी दोनों थी। कैफेटेरिया में मिलने का ये छोटा सा प्लान शायद उनकी कहानी का बड़ा मोड़ बनने वाला था। अगर चाहो तो मैं कैफेटेरिया सीन में कुछ ट्विस्ट बटा रोमांस बटा ड्रामा जोड़कर अगला पार्ट लिख दूं। कैफेटेरिया में आदित्य और अनन्या एक कोने वाली टेबल पर बैठे थे। दोनों कोल्ड कॉफी पीते हुए हंसते हंसते बात कर रहे थे। अनन्या, तुम क्लास में इतने सीरियस क्यों रहते हो? अभी तो काफी अलग लग रहे हो। आदित्य हल्का हंसते हुए, क्योंकि क्लास में अगर हंसा तो टीचर बाहर खड़ा कर देंगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, रिया, वाह क्या सीन है। कॉलेज का सबसे सिंपल लड़का और कॉलेज की स्टार गर्ल साथ में। आदित्य और अनन्या दोनों मुड़कर देखते हैं। रिया अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है। रिया, ताने मारते हुए अनन्या,
तुम यहां, और वो भी इसके साथ? मतलब अब तुम सोशल वर्क भी करने लगी हो क्या? अनन्या गंभीर होकर, रिया नॉर्मल बात कर सकती हो। रिया, ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। वैसे आदित्य, कैफेटेरिया का बिल कैसे दोगे? या फिर अनन्या दे रही है? आदित्य चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की शर्म और गुस्सा दोनों दिखते हैं। रिया आगे झुककर, देखो अनन्या, ये लड़का अच्छा हो सकता है, लेकिन इसकी औकात तुम समझ रही हो ना? गरीब लोग सपने बड़े देखते हैं, पर पूरे नहीं कर पाते। अनन्या गुस्से में खड़ी हो जाती है। अनन्या, बस रिया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और आदित्य तुमसे 1000 गुना अच्छा इंसान है। रिया हंसते हुए देखते हैं। कब तक ये दोस्ती चलती है? रिया वहां से चली जाती है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है। आदित्य धीरे से, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। अनन्या नरमी से, तुम्हारी वजह से नहीं, उसकी सोच की वजह से। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली बार उनके बीच एक गहरी समझ पैदा होती है। शाम होते ही आदित्य और अनन्या शहर के एक 5 स्टार होटल पहुंचते हैं। होटल की चमकदमक, बड़ी झूमर लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक माहौल को खास बना रहे होते हैं। अनन्या चारों तरफ देखते हुए, आदित्य, ये जगह, तुम यहां पहले आए हो? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ, नहीं, लेकिन आज आना जरूरी था। दोनों रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज आती है। रिया को, तो अब 5 स्टार होटल भी आने लगे हो? आदित्य और अनन्या मुड़ते हैं। रिया कार्तिक के साथ खड़ी होती है और टेबल मिलने का इंतजार कर रही होती है। रिया हंसते हुए, अनन्या, तुम्हें तो सच में रिस्क लेना पसंद है। कॉलेज से सीधा यहां तक? कार्तिक आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखता है। कार्तिक, रिया, शायद आजकल 5 स्टार होटल में भी ऑफर चल रहे होंगे। रिया, या फिर किसी और के पैसे से आए होंगे। अनन्या गुस्से में, रिया बस करो। रिया, क्यों? सच सुनने में दिक्कत हो रही है? अनन्या, तुम समझदार हो, फिर भी ऐसे लड़के के साथ। आदित्य शांत आवाज में, रिया, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। अनन्या को बीच में मत लाओ। रिया को, अब हीरो बनोगे? पहले अपनी औकात तो देख लो। कार्तिक मुस्कुराते हुए, रिया, छोड़ो, हर कोई हमारी तरह पैदा नहीं होता। कुछ सेकंड सन्नाटा छा जाता है। तभी होटल स्टाफ आता है। स्टाफ, सर, आपका टेबल रेडी है। आदित्य बिना रिया की तरफ देखे अनन्या से कहता है। आदित्य, चलें। अनन्या सिर हिलाती है। दोनों अंदर चले जाते हैं। रिया गुस्से में कार्तिक से, रिया, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। कार्तिक, पता कर लेंगे। आखिर ये है कौन? उधर अंदर जाते हुए अनन्या धीरे से, अनन्या, तुम ठीक हो? आदित्य गहरी सांस लेकर, हाँ, लेकिन अब बहुत कुछ बदलने वाला है। होटल की लाइट्स के बीच दोनों की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। स्टाफ के टेबल रेडी बोलते ही अचानक होटल का मैनेजर खुद तेज कदमों से उनकी तरफ आता है। मैनेजर हल्का झुकते हुए, गुड इवनिंग सर, आपका प्राइवेट डाइनिंग तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। आदित्य एक सेकंड के लिए मैनेजर को देखता है, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है।
वह तुरंत समझ जाता है अर ने अपना काम कर दिया है। अनन्या हैरानी से आदित्य की तरफ देखती है। अनन्या धीरे से आदित्य। प्राइवेट डाइनिंग। आदित्य शांत आवाज में, चलो बाद में बताता हूं। मैनेजर पूरे सम्मान के साथ रास्ता दिखाते हुए आगे चलता है। होटल स्टाफ साइड हो जाता है जैसे कोई बहुत खास गेस्ट जा रहा हो। यह सब दूर खड़े रिया और कार्तिक देख रहे होते हैं। रिया शॉक में, ये क्या था अभी? कार्तिक का चेहरा सख्त हो जाता है। कार्तिक मैनेजर खुद, और वो भी सर बोलकर। रिया, ये वही लड़का है ना जो कैंटीन में हमारे सामने बैठा था? कार्तिक, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। उधर आदित्य और अनन्या एक लग्जरी कॉरिडोर से होते हुए प्राइवेट डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। चारों तरफ गोल्डन लाइट्स, शांत म्यूजिक और हाई क्लास सिक्योरिटी दिखाई दे रही होती है। अनन्या धीरे से आदित्य, तुम सच में कौन हो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है, आदित्य, अभी के लिए बस वही जो तुम जानती हो। दरवाजा खुलता है। अंदर पूरा रूम सिर्फ उनके लिए सजाया गया होता है। बाहर खड़ी रिया और कार्तिक की आंखों में अब मजाक नहीं, सिर्फ शक और डर दिख रहा होता है। कार्तिक धीरे से, रिया, मुझे इसके बारे में सब पता करना होगा। रिया, हाँ, क्योंकि ये लड़का वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उधर प्राइवेट डाइनिंग रूम का दरवाजा बंद होता है और आदित्य की असली दुनिया धीरे धीरे सामने आने लगती है। स्टाफ के टेबल रेडी बोलते ही अचानक होटल का मैनेजर खुद तेज कदमों से उनकी तरफ आता है। मैनेजर हल्का झुकते हुए, गुड इवनिंग सर, आपका प्राइवेट डाइनिंग तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। आदित्य एक सेकंड के लिए मैनेजर को देखता है, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वह तुरंत समझ जाता है अर ने अपना काम कर दिया है। अनन्या हैरानी से आदित्य की तरफ देखती है। अनन्या धीरे से आदित्य। प्राइवेट डाइनिंग। आदित्य शांत आवाज में, चलो बाद में बताता हूं। मैनेजर पूरे सम्मान के साथ रास्ता दिखाते हुए आगे चलता है। होटल स्टाफ साइड हो जाता है जैसे कोई बहुत खास गेस्ट जा रहा हो। यह सब दूर खड़े रिया और कार्तिक देख रहे होते हैं। रिया शॉक में, ये क्या था अभी? कार्तिक का चेहरा सख्त हो जाता है। कार्तिक मैनेजर खुद, और वो भी सर बोलकर। रिया, ये वही लड़का है ना जो कैंटीन में हमारे सामने बैठा था? कार्तिक, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। उधर आदित्य और अनन्या एक लग्जरी कॉरिडोर से होते हुए प्राइवेट डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। चारों तरफ गोल्डन लाइट्स, शांत म्यूजिक और हाई क्लास सिक्योरिटी दिखाई दे रही होती है। अनन्या धीरे से आदित्य, तुम सच में कौन हो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है, आदित्य, अभी के लिए बस वही जो तुम जानती हो। दरवाजा खुलता है। अंदर पूरा रूम सिर्फ उनके लिए सजाया गया होता है। बाहर खड़ी रिया और कार्तिक की आंखों में अब मजाक नहीं, सिर्फ शक और डर दिख रहा होता है। कार्तिक धीरे से, रिया, मुझे इसके बारे में सब पता करना होगा। रिया, हाँ, क्योंकि ये लड़का वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उधर प्राइवेट डाइनिंग रूम का दरवाजा बंद होता है और आदित्य की असली दुनिया धीरे धीरे सामने आने लगती है। अनन्या अभी भी चारों तरफ का माहौल देखकर हैरान खड़ी होती है।
उसकी आंखों में सवाल ही सवाल होते हैं। तभी आदित्य हल्के से अपनी उंगलियों से मैनेजर को इशारा करता है, ऐसा इशारा जो सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाते हैं। मैनेजर तुरंत बात समझ जाता है। उधर बाहर रिया और कार्तिक अभी भी स्टाफ से सवाल पूछ रहे होते हैं। रिया गुस्से में अभी जो लड़का अंदर गया वो कौन था? कार्तिक था, और उसे प्राइवेट डाइनिंग क्यों मिला? तभी मैनेजर प्रोफेशनल स्माइल के साथ आगे आता है। मैनेजर सर, मैम, दरअसल आज हमारे होटल की एनिवर्सरी है। कुछ लकी कस्टमर्स को हमने सरप्राइज प्राइवेट डाइनिंग दिया है। वो उन्हीं में से एक हैं। रिया थोड़ा शांत होती है, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं करती। रिया, सच में? मैनेजर, यस मैम, आप चाहें तो अगली बार आपका भी नाम आ सकता है। कार्तिक चुप रहता है, लेकिन उसके दिमाग में शक और गहरा हो जाता है। उधर अंदर अनन्या धीरे से आदित्य की तरफ देखती है। अनन्या, आदित्य, ये सब लकी कस्टमर वाली बात सच है? आदित्य कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर हल्की मुस्कान देता है। आदित्य, कभी कभी किस्मत अचानक साथ दे देती है। अनन्या उसे घूरती रहती है, जैसे वो उसके अंदर छिपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। अनन्या धीरे से, मुझे लगता है तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो। आदित्य गहरी सांस लेता है। आदित्य, शायद, लेकिन सही समय आने पर सब बता दूंगा। रूम में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा होता है, लेकिन दोनों के बीच अब सिर्फ साइलेंस और अनकहे सवाल होते हैं। और बाहर कार्तिक अपने फोन में किसी को कॉल लगाता है। कार्तिक, मुझे उस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए अभी। कहानी अब धीरे धीरे और बड़े राज की तरफ बढ़ रही होती है।